हरियाणा के नूह जिले में सांप्रदायिक दंगा हिंसा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और वहाँ पर जो भी आसपास के इलाके हैं उसमें से ज़्यादा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं। वहाँ पर ज़िला में मुसलमानों की करीब 70% समुदाय के लोग रहते हैं। पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी ज़िले हैं जिसमें नूह ज़िला में सबसे ज़्यादा में मुसलमान रहते हैं। और वहाँ पर हमेशा मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत होती है। और सबसे कमज़ोर पिछड़ा क्षेत्र मेवात है। दंगों के चलते राजनीतिक समीकरण पर वहाँ पर बहुत असर होता है। पिछले बार वहाँ पर 70% वोट मुस्लिम समुदाय के लोग कांग्रेस वाले को किए थे और 14 से 15% लोग बीजेपी भाजपा को वहाँ पर वोट मिला था। खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। पूरा नाम मनोहर लाल खट्टर हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। और आपस में एक दूसरे के साथ पलटवार कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि राजस्थान पुलिस की हर संभव हम मदद करेंगे, और परंतु जब हमारी पुलिस नासिर जुनैद हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए हरियाणा गई थी तो हरियाणा पुलिस ने कोई सहयोग नहीं किया था, बल्कि राजस्थान पुलिस पर एफआईआर कर दिया। और आगे खट्टर हरियाणा में हो रही हिंसा को रोकने में विफल रहे हैं और अब जनता को भटकाने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। ये आरोप है और उन्होंने ये तंज कसा है। उसके बाद फिर मणिपुर की राजधानी इम्फाल में कर्फ्यू लगा हुआ है और सेना की कार्रवाई वहाँ पर की जा रही है। 17 लोगों को घायल होने की घटना सामने आई है। और कर्नाटक के बड़े नेता और विधायक हैं, उसका नाम है बसवराज राय रेड्डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री कर्नाटक सिद्धारमैया को इंगित करते हुए कहा कि ये दोनों कितने किस्मत वाले हैं कि किसी और ने पार्टी बनाई और किसी और ने पार्टी को बढ़ाई और मज़ा ये लोग ले रहे हैं। और उसके बाद इनको और आगे आत्मविचार करते हुए बोले कि पार्टी में और भी बड़े नेता हैं, उनकी किस्मत इनकी जैसी नहीं है। ये जजमेंट कर रहे हैं, वो अपने बारे में भी बोलते हैं और दूसरे बड़े लीडर से भी कंपैरिजन करते हैं कि ये बहुत किस्मत वाले नेता हैं कि ये मुख्यमंत्री बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, पार्टी को जो भी बनाया और उस चीज़ के बारे में बताते हैं। और आगे बोलते हैं कि राय रेड्डी आगे बोलते हैं कि मैं SI बोम्माई और HD देवेगौड़ा की कैबिनेट में मंत्री था। उनका बेटा बसवराज बोम्माई और HD कुमार स्वामी मुख्यमंत्री बने। और समय समय की बात होती है, कोई भी व्यक्ति यदि आज डर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाला जीवन भर तक वह व्यक्ति आपसे डरते ही रहेंगे। भाग से ज़्यादा और समय से पहले कुछ नहीं होता है। इस चीज़ को समझना चाहिए और चाहिए कि समय एक जैसा नहीं होता है और किसी को भी किसी भी समय किसके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, कौन सा पद मिलेगा, कौन सा लोग आगे बढ़ेगा, कौन सा लोग पक्ष में रहेगा, कौन सा लोग विपक्ष में रहेगा, इस तरह का आकलन हम नहीं कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री ने बताया कि विपक्ष हताश है। पार्टियों के नेताओं को सलाह है कि विवादित बयानों से बचें, कि विवादित बयान नहीं देना है। हर संभव विपक्षी पार्टी जो है हमें उकसाने की प्रयास करेंगे और हमें इन सभी चीज़ों से बचना है। और PM मोदी संत कवि रविदास जी के मंदिर की आधारशिला करेंगे, लेकिन मंदिर निर्माण से पूर्व ही जगह और स्थान का परिवर्तन को लेकर वाद विवाद चल रही है। आधारशिला सागर जिले में ऐतिहासिक आश्रम से 18 किलोमीटर की दूर पर स्थित संत रविदास मंदिर के निर्माण पर अनुसूचित जाति और दलित संतों के द्वारा सवाल उठाने पर विवाद और मतभेद अभी चल रहा है।
मोदी और मुस्लिम देशों के संबंध में नज़दीक मजबूती हुए हैं और भारत के रिश्ते विदेशी देशों के साथ कई गुना पहले से ज़्यादा और बेहतर हुए हैं। इस चीज़ को लेकर थरूर ने कहा है कि विदेश नीति को लेकर मैं मोदी शासन का आलोचक हुआ करता था, लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने सभी चीज़ों पर बेहतर काम किए हैं। चीन में एक कानून बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं कि उस कानून में वहाँ के लोगों को सिर्फ 2 घंटे ही मोबाइल फ़ोन या सेल्स फ़ोन चलाने की अनुमति दी जाएगी। जो व्यक्ति 18 साल से कम के हैं या 18 साल से छोटे और बच्चे हैं, जो पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, वो 2 घंटे से ज़्यादा सेल फोन्स या मोबाइल का यूज नहीं करेंगे। इसके लिए साइबर रेगुलेटरी के संस्था ने ये तय किया है, करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कानून पास किया जाए जिसमें 2 घंटे ही वहाँ के लोग जो है सिर्फ फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे। नूर हिंसा हरियाणा के गुरुग्राम में घटित हुआ था। हिंसा पर अमेरिका का भी नज़र है और वह भी बोला है कि शांति बनाए रखें और शांति बनाए रखने की मांग किया है। और ये सामुदायिक हिंसा है तो यह तो ज़रूर हमें आसपास के इलाकों के, राज्यों के और देश के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, तो हमें इस तरह की घटनाओं से बचना चाहिए। और समय समय पर अभी मणिपुर की घटना शांत नहीं हुआ तो ये राजस्थान की घटना अलवर वाली सामने आ गई, फिर गुरुग्राम वाली आ गई। इस तरह के घटनाओं को घटित करने में कहीं न कहीं कुछ उपद्रवियों और कुछ संगठन के लोगों का हाथ है और पुलिस की कार्रवाइयाँ इन लोगों के ऊपर चल रही है और बहुत जल्द ही सामने आएगा। और इस तरह का हिंसा होना और समाज में अशांति लाना बेहद ही अच्छा नहीं है और इससे समाज के ऊपर और देश के ऊपर, राज्य के ऊपर गलत प्रभाव पड़ते हैं। हरियाणा के नूह और गुरुग्राम में हिंसा के बाद उस समय के बाद फिर नोएडा में भी पुलिस लोगों की सतर्कता बढ़ाई गई है। सभी लोग आसपास के संबंधित जिलों में सूचना दी गई है। उसके बाद जो भी बॉर्डर इलाके के लोग हैं उसको भी सतर्क किया गया है। वहाँ पर भी अति संवेदनशील इलाका है जहाँ पे सुरक्षा प्रदान और मुहैया करवाई जा रही है। नूह के लगभग 4,000 से 5,000 उपद्रवी लोग वहाँ पर घूम रहे थे और हमला करने वाले लोग गुट बनाकर हमलाबाजी और पत्थरबाजी कर रहे थे, जिसमें से 15 से 50 से अधिक लोगों पर जांच की टीमें चल रही है और उस पर जांच कर रही है। और उसके बाद 100 से 120 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 100 से अधिक लोगों को ऊपर FIR दर्ज किया गया है। 30 कंपनी गृह मंत्री हरियाणा के अनुसार काम कर रही है और 20 केंद्रीय कंपनी जो सुरक्षा में लगी हुई है। हरियाणा में 9 जिला में 144 धारा अभी चालू है। और बिट्टू बजरंगी नूह जिला हिंसा में मोनू मानेसर और मम्मन खान के बाद तीसरा नाम सामने आया है। हरियाणा के नूह जिला में सोमवार को ब्रजमंडल यात्रा पर हमले के बाद भड़की हिंसा किसकी साजिश थी। हरियाणा सरकार अभी तक वहां तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन पथराव और अगजनी का लगभग 150 से अधिक लोगों को पकड़ा गया है। 6 लोगों की मौत की आशंका बताई जा रही है, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों की भी जाने गई है। मोनू मानसेर के बाद, मम्मन खान के बाद यह तीसरा आदमी है जो इस दंगे से संबंधित कुछ अपना सुराग खोल रहे हैं और इससे तार उसका जुड़ा हुआ है। इस चीज़ के बारे में पुलिस छानबीन कर रही है। 2024 में सीमा हैदर अब चुनाव लड़ेगी। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर PUBG का प्रेमी 4 बच्चे को लेकर नेपाल के रास्ते भारत आई थी। उसके ऊपर आतंकवादी का संदेह हुआ, उसके ऊपर
गलत तरीके से वो भारत आई थी, सीमा के साथ वह नोएडा में रहती थी। और उसके बाद जानकारी में आ रहा है कि 2024 के इलेक्शन में सीमा हैदर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। एनडीए के सहयोगी दल केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से उसको ऑफर मिला है और इस ऑफर को सीमा हैदर ने एक्सेप्ट किया है। 1000 लोगों की भीड़, पाक जिंदाबाद के नारे और अवैध हथियार। पुलिस ने एफआईआर में बताया कि कैसे हुआ था दंगा। 800 से 900 लोगों की भीड़ पाकिस्तान जिंदाबाद और अल्लाह अकबर के नारे के साथ शिव मंदिर की ओर बढ़ रही थी यह भीड़। और उसके बाद सभी लोगों के हाथ में पत्थर हथियार से संबंधित बहुत सारे असला और बारूद थे। उसके बाद उसकी मंशा थी कत्ल करने की, लेकिन इस चीज़ में वह असफल रहा और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने में भी सफल हो गया। उसके बाद इस तरह की घटना जो हमारे देश के अंदर घट रही है, इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए। ये जल्द से जल्द पुलिस और राज्य सरकार के लोगों को इस तरह की जो घटना घट रही है उसके ऊपर जल्द से जल्द लगाम लगाया जाए। उसके बाद इस तरह की घटना कभी भी घटे नहीं। पहले ही इस तरह ये चुनाव नज़दीक आ रहा है और चुनाव से पहले बहुत सारे अफवाहें पक्ष और विपक्ष के तरफ से निकल कर आएंगे। हमें उस अफवाहों में नहीं फंसना है। हमें इन सारे पॉलिटिकल लोगों का कत्लेआम नहीं बनना है, क्योंकि जब भी हिंसा भड़कती है तो सिर्फ और सिर्फ जनता का नुकसान होता है, देश के संपत्तियों का नुकसान होता है, ना कि इसमें नेता लोग बच जाते हैं, आम जनता लोग की नुकसान होती है। तो हमें सभी लोगों और आम जनताओं से यह अपील करता हूं कि आप लोग इस तरह के गलत गतिविधि में शामिल नहीं हो, जिससे आपके और आपके परिवार या तो मारे जाएंगे या फिर जेल के अंदर में रहेंगे या फिर पुलिस मुकदमा में फंस जाएंगे। और आपसे निवेदन है कि इस तरह की गलत गतिविधि में नहीं पड़ें, सांप्रदायिक दंगा को भड़काने का काम नहीं किया जाए और हिंदू मुस्लिम का नाम पर यह कलंक का जो टीका है इंडिया के ऊपर नहीं लगाया जाए। जय हिंद, जय भारत।